हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, इन सब के बारे में बात की थी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की सीरीज। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आप इसको पूरी तरह से समझ सके। मार्केट में हम तीन तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक होता है इक्विटी, दूसरा फ्यूचर्स और तीसरा होता है ऑप्शंस। इक्विटी, स्टॉक मार्केट में इक्विटी में ट्रेड करना एकदम सरल और सिंपल माना जाता है। जिस भी कंपनी के शेयर्स आप खरीदना या बेचना चाहते हो, उस कंपनी के शेयर्स आप एक दिन में या फिर एक महीने के लिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी रख के खरीद या बेच सकते हो। इन शेयर्स को कैसे खरीदा और बेचा जाता है, इसका वीडियो मैं चैनल पर बाद में अपलोड कर दूंगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट को डेरिवेटिव मार्केट भी कहा जाता है। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। डेरिवेटिव्स एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसकी खुद की वैल्यू किसी और एसेट क्लास से डिराइव होती है, और जिस एसेट से इसकी वैल्यू डिराइव होती है उसे कहा जाता है अंडरलाइन एसेट। ये डेरिवेटिव्स और अंडरलाइन समझने में हो सकता है शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दूध, जो हर किसी घर में होता ही है, और हम दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, जैसे कि दही, पनीर, बर्फी, लस्सी, चॉकलेट्स या इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। अब यहां पर एक बात समझनी होगी, यहां पनीर की वैल्यू डिराइव होती है दूध से। अगर दूध की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट पनीर की प्राइस पर भी आएगा। तो पनीर की जो वैल्यू है वो डिराइव होती है दूध से। तो इस केस में पनीर जो है वो डेरिवेटिव हो गया, और क्योंकि इसकी वैल्यू किसी और से डिराइव होती है, जो दूध है वो हो गया अंडरलाइन एसेट। चलिए इसी को हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। हमने पुराने कुछ वीडियो में बात की थी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 जो है वो है एनएसए का इंडेक्स, जिसमें निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज आती है। इस केस में क्या होता है, अगर निफ्टी की टॉप 50 कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या फिर कोई और कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी 50 की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस केस में निफ्टी 50 हो गया हमारा डेरिवेटिव, और निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज है वो होती है अंडरलाइन एसेट। आई होप दोस्तों कि डेरिवेटिव्स और अंडरलाइन एसेट क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। व्हाट इज फ्यूचर्स? स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर्स और सेलर्स के बीच में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिसाइड किए हुए प्राइस और टाइम पे खरीदना या बेचना। लेकिन फ्यूचर्स को समझने से पहले हमें फॉरवर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर्स को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का एक मॉडिफाइड रूप माना जाता है। फॉरवर्ड मार्केट्स, जैसे कि आप सबको पता है, अभी गोल्ड की प्राइस काफी ऊपर चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी प्राइस और भी बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है। तो मान लेते हैं आज है 30 मार्च और गोल्ड की प्राइस चल रही है 63,000 फॉर 10 ग्राम, और आपको ऐसा लगता है कि एक महीने बाद यानी कि 30 अप्रैल तक गोल्ड की प्राइस और भी ऊपर जाने वाली है। तो आप मार्केट में किसी ज्वेलर्स के पास जाकर आप उनको कहते हो कि मुझे 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, लेकिन मुझे ये गोल्ड 30 अप्रैल को इसी भाव पर चाहिए, यानी कि आज का जो भाव है 63,000 उसी रेट पर चाहिए। हो सकता है 30 अप्रैल की इसकी प्राइस थोड़ी अलग हो, और उस ज्वेलर्स को लगता है शायद 30 अप्रैल तक गोल्ड की प्राइस और भी नीचे आ सकती है, और इस तरह से आप दोनों में एक डील हो गई कि 30 अप्रैल को आप आएंगे, उस ज्वेलर्स को 63,000 देंगे
और वो ज्वेलर्स आपको 10 ग्राम गोल्ड दे देगा। अब यहां पर 3 सिचुएशन आ सकती है। पहली, हो सकता है गोल्ड का दाम बढ़कर 73,000 फॉर 10 ग्राम हो सकता है। इस केस में आपको 10,000 का मुनाफा होगा और वही ज्वेलर्स को 10,000 का नुकसान होगा। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि गोल्ड का रेट जितना था उतना ही रह सकता है, जो कि है 63,000 फॉर 10 ग्राम। इस केस में दोनों को भी ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अब तीसरी सिचुएशन ये आ सकती है, गोल्ड का रेट कम होकर 53,000 फॉर 10 ग्राम आ सकता है और आपने जो डील की हुई थी वो थी 63,000 पर 10 ग्राम। इस केस में आपको होगा 10,000 का लॉस और ज्वेलर्स को होगा 10,000 का प्रॉफिट। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, पहले सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होता है तो आप 30 अप्रैल को ज्वेलर्स के पास जाते हो, तो हो सकता है ज्वेलर्स आपको गोल्ड देने से मना कर दे। और तीसरी सिचुएशन में हो सकता है जहां पर आपको 10,000 का लॉस हो रहा है तो आप वो गोल्ड खरीदने से ही मना कर दो। और इसलिए यहां पर फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि फॉरवर्ड में कोई मीडिएटर नहीं था और डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज्यादा थे। तो इस वजह से इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा मॉडिफाइड करके वहां पर फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सबसे अहम रोल आता है एक्सचेंज का, यानी कि हमारे केस में हम ये कह सकते हैं एनएसई का, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अब जितने भी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे एनएसई के कंट्रोल में हैं। अगर आप बायर्स हैं तो आप सेलर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एनएसई आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देंगी। और अगर आप सेलर्स हैं तो आपको बायर्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरी सबसे अहम चीज, आप इस कॉन्ट्रैक्ट से अब पीछे नहीं हट सकते। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एग्जीक्यूट करना ही होगा। यह पूरी जिम्मेदारी एनएसई की होती है। आई होप दोस्तों हमने अभी तक जितना भी सीखा है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे हम फ्यूचर से जुड़ी हुई कुछ और बातें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।